हेलो स्टूडेंट्स, नाइन्थ हिंदी मीडियम क्लास चैप्टर थर्ड नाथसीवाद और हिटलर का उदय हमारा कंटिन्यू है। कल हमने जर्मनी के अंदर जो मंदी के साल थे 1929 के आसपास के, उनको पढ़ लिया है। आज हम नया टॉपिक शुरू करेंगे, हिटलर का उदय। हिटलर का उदय किन परिस्थितियों में हुआ, ये सब हम देखेंगे, और आगे किस प्रकार हिटलर ने जो जर्मनी की सत्ता पर कब्जा किया, ये सब आज हम पढ़ेंगे। अर्थव्यवस्था, राजनीति और समाज में गहराते जा रहे इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया। 1929 और 1932 के बीच जो भयंकर मंदी देखी जर्मनी के लोगों ने, जो वाइमर गणराज्य था उसकी जो असफलता थी प्रशासनिक तौर पर, राजनीतिक तौर पर, खराब अर्थव्यवस्था, राजनीतिक अस्थिरता, तो ये जो सब संकट था लोगों के ऊपर, तो इस संकट ने हिटलर के सत्ता में पहुंचने का रास्ता साफ कर दिया था। 1889 में ऑस्ट्रिया में जन्मे हिटलर की युवावस्था बेहद गरीबी में गुजरी थी। ऑस्ट्रिया यूरोप का एक छोटा सा देश है आज, तो उसके अंदर जन्मे थे हिटलर 1889 में। रोजी रोटी का कोई जरिया न होने के कारण पहले विश्व युद्ध की शुरुआत में उसने अपना नाम फौजी भर्ती के लिए लिखवा दिया था। तो गरीब था, रोजी रोटी का कोई साधन नहीं था। जब पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से 1918 के बीच, तभी उसने अपना नाम फौज के अंदर लिखवा दिया था। फौज में भर्ती के बाद उसने अग्रिम मोर्चे पर संदेशवाहक का काम किया, कारपोरल बना, और बहादुरी के लिए उसने कुछ तमगे भी हासिल किए। यानी जो सेना के अंदर भी उसने अग्रिम मोर्चा था वहां पर संदेश भेजने का काम किया, और काफ़ी बहादुर भी था, तो बहुत से उसको इनाम भी मिले। पहले विश्व युद्ध में जर्मनी की सेना हार गई थी, तो वह हिल गया था, लेकिन वर्साय की संधि ने तो उसे आग बबूला ही कर दिया। वर्साय की संधि के अंदर जो जर्मनी के साथ धोखा हुआ, उसके अंदर उसको क्या है, काफ़ी आग बबूला हो गया वो। तो 1919 में उसने जर्मन वर्क्स पार्टी नामक एक छोटे से समूह की सदस्यता ले ली। एक छोटा सा समूह था जर्मन वर्क्स पार्टी, 1919 में वह उसका सदस्य बन गया। धीरे धीरे उसने इस संगठन पर अपना नियंत्रण कायम कर लिया। तो जर्मन वर्क्स पार्टी का वो क्या है, अध्यक्ष बन गया, और उसे नेशनल सोशलिस्ट पार्टी का नया नाम दिया। जर्मन वर्क्स पार्टी का नाम बदलकर नेशनल सोशलिस्ट पार्टी कर दिया, और बाद में इसी पार्टी को नाथसी पार्टी के नाम से जाना गया। 1923 में ही हिटलर ने बवेरिया पर कब्जा करने, बर्लिन पर चढ़ाई करने और सत्ता पर कब्जा करने की योजना बना ली थी। 1923 में उसके अंदर इस पार्टी का अध्यक्ष था, तो बवेरिया पर कब्जा करने की कोशिश की। जो जर्मनी की राजधानी बर्लिन है वहाँ चढ़ाई की, सत्ता पर काबिज होना चाहता था वो। तो इन दो साहसिक योजनाओं में वह असफल रहा, तो उसे गिरफ्तार कर लिया गया। उस पर देशद्रोह का मुकदमा भी चला, लेकिन कुछ समय बाद उसे रिहा कर दिया गया। नाथसी राजनीतिक खेमा 1930 के दशक के शुरुआती सालों तक जनता को बड़े पैमाने पर अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाया था। यानी 1930 शुरू हुआ, 1930-31 तक जो ये नाथसी पार्टी थी, तो नाथसी पार्टी लोगों को अपनी तरफ आकर्षित नहीं कर पाई। लेकिन जब महामंदी आई, जो कि हमने पिछले टॉपिक के अंदर पढ़ा है, तो नाथसीवाद एक जन आंदोलन का रूप ग्रहण कर लिया गया। बहुत से लोग इसके साथ जुड़ गए थे, नाथसीवाद की जो विचारधारा है उससे प्रभावित हो गए थे। जैसा कि हम पहले देख चुके हैं कि 1929 के बाद बैंक दिवालिया हो चुके थे, काम धंधे बंद होते जा रहे थे, मजदूर बेरोजगार हो रहे थे, और मध्य वर्ग को लाचारी और भूखमरी का डर सता रहा था। तो लोग क्या हताश थे, निराश थे। तो नाथसी प्रोपेगेंडा में लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। प्रोपेगेंडा क्या है, एक नया शब्द है, आपने पहले नहीं सुना होगा। तो प्रोपेगेंडा क्या है, जनमत को प्रभावित करने के लिए किया जाने वाला एक खास तरह का प्रचार, पोस्टरों, फिल्मों और भाषणों के माध्यम से जनता को प्रभावित करने के लिए एक प्रचार किया जाता है, उसको क्या है, प्रोपेगेंडा कहा जाता है।
तो नाज़ी प्रोपेगेंडा था जो नाज़ियों ने प्रचार किया था टीवी के माध्यम से, रेडियो के माध्यम से, पोस्टरों के माध्यम से, तो उसमें लोगों को एक बेहतर भविष्य की उम्मीद दिखाई देती थी। 1929 में नाज़ी पार्टी को जर्मन संसद राइक्सटाग के लिए हुए चुनाव में महज 2.6% वोट मिले थे। यानी शुरू के अंदर तो इनका नाज़ियों का इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं था, तो वोट भी बहुत कम मिले। लेकिन 1932 तक आते आते यह देश की सबसे बड़ी पार्टी बन चुकी थी और उसे 37% वोट मिले। हिटलर जबरदस्त वक्ता था, यानी बोलने में अति कुशल था। उसके भाषण जोश भर देते थे लोगों में। उसका जोश और उसके शब्द लोगों को हिलाकर रख देते थे। वह अपने भाषणों में एक शक्तिशाली राष्ट्र की स्थापना, वर्साय संधि में हुई नाइंसाफी के प्रतिशोध और जर्मन समाज को खोई हुई प्रतिष्ठा वापस दिलाने का आश्वासन देता था। यानी उसके भाषणों के अंदर लोगों को एक उम्मीद दिखाई देती थी कि हाँ, यह देश को क्या है, शक्तिशाली बनाएगा, जो नाइंसाफी हुई उसका बदला लेगा और जर्मन को प्रतिष्ठा वापस मिलेगा। उसका वादा था कि वह बेरोजगारों को रोजगार और नौजवानों को एक सुरक्षित भविष्य देगा। और उसने आश्वासन दिया कि देश को विदेशी प्रभाव से मुक्त कराएगा और तमाम विदेशी साजिशों का मुंह तोड़ जवाब देगा। हिटलर ने राजनीति की एक नई शैली रची थी। वह लोगों को गोलबंद करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन की अहमियत समझता था। यानी लोगों को प्रभावित करने के लिए आडंबर और प्रदर्शन, प्रचार का वो अहमियत जानता था, झूठे वादों का वो मतलब जानता था। हिटलर के प्रति भारी समर्थन दर्शाने और लोगों में परस्पर एकता का भाव पैदा करने के लिए नाज़ियों ने बड़ी बड़ी रैलियां और जनसभाएं आयोजित की। ये आप देख रहे हैं बड़ी बड़ी रैलियां, ऊपर भी देख रहे हैं। 1936 के अंदर न्यूबर्ग रैली हुई थी। तो हिटलर के प्रति लोगों का जो प्यार है वो देखते ही बनता था। स्वास्तिक छपे लाल झंडे, नाज़ी सैल्यूट और भाषणों के बाद खास अंदाज में तालियों की गड़गड़ाहट, ये सारी शक्ति प्रदर्शन का हिस्सा थी। नाज़ियों ने अपने धुआंधार प्रचार के जरिए हिटलर को एक मसीहा, एक रक्षक, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में पेश किया जिसने मानव जनता को तबाही से उबारने के लिए अवतार लिया था। लोगों को ऐसा लगता था कि ये कोई अवतार है हमारे लिए, क्योंकि हमारा मसीहा बनेगा। एक ऐसे समाज को यह छवि बेहद आकर्षक दिखाई देती थी जिसकी प्रतिष्ठा और गर्व का एहसास चकनाचूर हो चुका था, क्योंकि जर्मनी क्या है, आर्थिक और सामाजिक रूप से पूरी तरह से टूट चुका था। तो हिटलर में उसको मसीहा की छवि दिखाई देती थी। तो कुछ एक क्वेश्चन आप कर लेना छोटे छोटे, जैसे नाज़ी ने धुआंधार प्रचार के द्वारा हिटलर को कैसे व्यक्ति के रूप में प्रदर्शित किया। तो धुआंधार प्रचार के जरिए मसीहा के रूप में प्रदर्शित किया। और जर्मन समाज को हिटलर की छवि कैसी लगती थी, या हिटलर इतना अच्छा क्यों लगता था, मुक्तिदाता क्यों मानते थे। इस प्रकार के छोटे छोटे क्वेश्चन आप इसके अंदर से बना सकते हैं। तो ये हिटलर का उदय टॉपिक आप देख सकते हैं, किन परिस्थितियों के अंदर हिटलर का उदय हुआ। थैंक यू।